नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, अब तो इलेक्शन का चारों तरफ नजर आने लगा है और खास करके महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का वोट कल है और उस पे जिसपे सबकी नजर है वो पीएमसी इलेक्शन भी है। और समझ में नहीं आ रहा है, दोस्त दोस्त न रहा, कौन क्या दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन किसके साथ है, कौन उसके साथ है। कहीं सुन रहे हैं कि वहां पूना उधर एनसीपी दोनों एक साथ पिंपरी और कहां अरे लड़ रही हैं, तो कहीं अलग लड़ रही हैं। कौन क्या है, जरा ये आनंद बताइए तो क्या। आनंद जी, 29 कारपोरेशन में चुनाव है। महानगर पालिका, जी 29 महानगर पालिका में जी 9 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। 9 साल के गैप के बाद। 9 साल पहले होने थे, लेकिन वो लगातार कोर्ट केसेस चलते रहे। तो 9 साल तक तो जो केस राज्य में सरकार में बैठा है वही चला रहा है। 9 साल पहले इन 29 में से 13 पर बीजेपी का कब्जा था, यानी 45% पर। अब यदि आप मुझे ये कहेंगे तो ये कम से कम ये प्रोग्राम आपका 7 या 8 घंटे का हो जाएगा, 29 कारपोरेशन में बताने का। क्योंकि एक भी कारपोरेशन में कोई गठबंधन नहीं है जो दूसरे कारपोरेशन में है। मुंबई में शिवसेना और बीजेपी, यानी शिवसेना कौन सी, अपने शिंदे शिंदे वाली। वाली शिवसेना। हाँ। शिंदे शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अलग लड़ रही है। दोनों ठाकरे बंधु और एनसीपी साथ में लड़ रहे हैं। पुणे में एक नाथ शिंदे अलग लड़ रहे हैं, बीजेपी अलग लड़ रही है। दोनों एनसीपी एक होकर लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर लड़ रहे हैं। तो 5 कॉर्नर है। पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार वर्सेस बीजेपी है। और सबसे ज्यादा यदि गंदगी कहीं उछली है तो पिंपरी चिंचवड़ में, कि तू, तेरा बाप क्या है, तेरी औकात क्या है, तू चोर है इसलिए बीजेपी में आया था, अरे मैं चोर हूं तो मेरे साथ बैठ के सरकार कैसे चला रहे हो, ये सारी बातें खुल के आई। उसी पिंपरी चिंचवड़ में एक गाड़ी में 50 लाख रुपए मिला, गाड़ी वाले भाग गए। 50 लाख कोई क्लेम करने को नहीं है। एक जगह नासिक साइड पे एक कंटेनर लूटा गया जिसमें पुराने नोट थे 500 के, 400 करोड़ के। कोल्हापुर में एक शिवसेना का विधायक 40 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था किसी से, उसका वीडियो रिलीज हुआ। उसमें उसका चेहरा नहीं दिखा दिया गया और आह्वान किया कि आप 2 दिन के अंदर ही 40 लाख रुपए उस व्यक्ति को वापस करें, नहीं तो ये वीडियो लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे। पैसा पानी की तरह बाहर आया है। मेरी आज कोल्हापुर बात हुई। क्षीरसागर करके एक शिवसेना के एमएलए है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। कोई कह रहा था कि वहां रेट जो है 10,000 रुपए हो गया है एक वोट का। एक वोट का? एक वोट का 10,000 रुपए। ये अतिशयोक्ति नहीं, ये वास्तविकता है। कौन किसके साथ है, कहां है, ये चंद्रकांता सीरियल से भी ज्यादा जटिल मामला हो गया है। कुछ जगह लोग साथ है लेकिन मन से साथ नहीं है, पैसे से साथ है लेकिन तन से साथ नहीं है। कोल्हापुर में एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे साथ में लड़ रहे हैं। शरद पवार ने आम आदमी पार्टी और एक पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके शाहू विकास आघाड़ी की स्थापना की है। तो एक जनसुराज पार्टी है, वो बीजेपी की बी टीम करके वहां लड़ रही है। हसन मुशर्रफ बीजेपी के साथ है क्योंकि वो अजित पवार के पार्टी से है, लेकिन पूरे ताकत के साथ वो कांग्रेस के बंटी के साथ खड़े हैं क्योंकि कोल्हापुर की कोऑपरेटिव राजनीति में दोनों एक है। अब मैं क्या समीकरण बताऊं आपको किस कारपोरेशन के। महाराष्ट्र मैं के नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव ने सारी राजनीतिक दलों को नंगा कर दिया। इनकी कोई एथिक्स नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई लाइन ऑफ थिंकिंग नहीं, कोई विकास का एजेंडा नहीं, कोई जनोपयोगी एजेंडा नहीं। इनका मात्र काम सत्ता में रहना है। सत्ता में रहने के लिए नगर पालिका के चुनाव में निर्णय होने के बाद, ये मैं चुनाव के पहले के समीकरण बता रहा हूं आपको,
चुनाव के निर्णय आने के बाद क्या समीकरण बनेंगे सत्ता बनाने के लिए, तो कोई नहीं बता सकता। अमरनाथ में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था, बताइए। और अकोला के आकोट में एमआईएम और बीजेपी एक हो गई थी। निर्णय के पहले के समीकरण अलग थे, निर्णय के बाद कौन किसके साथ चला गया। फिर एकनाथ शिंदे को लगा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ज्यादा हो जाएंगे, तो उन्होंने अजित पवार के एनसीपी के लोगों को अपने साथ ले लिया। अजित पवार के लोगों को एनसीपी को साथ ले लिया, साथ में इंडिपेंडेंट ले लिया और अपना बॉडी जितवा के लाए। उसके बाद अजित पवार ने अपने जो कारपोरेटर को व्हिप जारी की थी उनके ऊपर एक्शन की बात कही। फिर एकनाथ शिंदे के खिलाफ अमरनाथ को लेके बीजेपी हाईकोर्ट भागी और वहीं बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलके मुंबई में वोट मांग रहे हैं। कल प्रचार का आखिरी दिन था, देवेंद्र फडणवीस की महारैली थी और पहली बार नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है कि देवेंद्र फडणवीस ने खाली कुर्सियों को एड्रेस किया। जो चेयर पे कुछ लोग बैठे थे वो कोई मध्य प्रदेश से आए थे, कोई बंगाल से आए थे। तो मैंने एक बीजेपी वालों को पूछा कि ये खाली चेयर पे एड्रेस क्यों करवाया भाई, प्रोग्राम कैंसिल करवाते। उनने कहा नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो चेयर जो है उसने भाषण सुना, ये टेंट हाउस की चेयर है। ये चेयर जो भी किसी शादी में जाएगी, किसी कार्यक्रम में जाएगी, जो भी आदमी उस पर बैठेगा वो बीजेपी का हो जाएगा, वो चेयर उसको मत परिवर्तन करवाएगी, इसलिए खाली चेयर को हमने एड्रेस किया। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे का संयुक्त रोड शो था, तूफान गर्दी थी। लेकिन हमने ये बिहार में देखा, जिनकी सभाओं में लोग नहीं होते थे, जिनके रोड शो में बच्चे स्कूल के खड़े होकर हाथ हिलाते थे, वो चुनाव जीत गए, और जिनके रोड शो में पैर रखने को जगह नहीं होती थी वो चुनाव हार गए। चुनाव आयोग ने इसके बीच में ये पहला उदाहरण और आखिरी उदाहरण होगा आनंद जी, सभी दर्शकों के लिए भी ये बड़ा शॉकिंग होगा। चलते चुनाव में कल रात को चुनाव आयोग ने एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया कि चुनाव प्रचार थमने के बाद भी, कल चुनाव प्रचार थमा 13 तारीख को, 14 तारीख को खाली दिन है और 15 तारीख को वोट है। उनने कहा कि चुनाव खत्म होने के, प्रचार खत्म होने के बाद नया सर्कुलर निकला, कल सारे उम्मीदवार सुबह तक घर घर जाके कैनवासिंग कर सकते हैं, लेकिन पर्चा नहीं बांट सकते। तो राज ठाकरे ने कहा कि नोट तो बांट सकते हैं ना। ये नोट बांटने के लिए शिवसेना ने आरोप लगाया कि ये लीवरेज दिया है। चलते चुनाव में आप कानून अमेंड करते हैं। जी, मैं अशोक भाई तो एक चीज, क्योंकि जी हर नहीं, आप बोलिए। हाँ, हर नगर पालिका में कौन कहाँ बैठेगा। देखिए नासिक में बाहरी लोगों को, इतने लोगों को टिकट बांट दिया गया कि सारे बीजेपी का कैडर विद्रोह पे उतर आया, और इस लेवल पे विद्रोह पे उतर आया कि 53 लोगों को, जो पुराने कारपोरेटर्स थे, महापौर थे, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। 53, इतना मास निष्कासन इसके पहले नासिक ने कभी नहीं देखा था। उसी नासिक में जिस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने गए, उसी की गलती से वीडियो चल गया उसी के खिलाफ, तो वहां हाथ पैजाब हुई गई और बिल्कुल लाट ठुसे हो गए। तो उसमें बेचारे गिरीश महाजन के साथ भी धक्का मुक्की हो गई, जो पालक मंत्री है। जी जी। तो इस चुनाव में तो इसीलिए किसी ने कहा कि लोग चुनाव के प्रति उदासीन है, मतलब इसीलिए आप एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर वोट मांग रहे हैं मुंबई में, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर अमरनाथ में आप एक दूसरे के खून के पैसे हो। उससे जिस जगह तुम और एकनाथ शिंदे खून के पैसे है, वहां अजित पवार तुम्हारे साथ है। और उस अमरनाथ से 150 किलोमीटर आगे पुणे में जाओ, पिंपरी चिंचवड़ में जाओ, तो अजित पवार और बीजेपी एक दूसरे के खून के पैसे हैं।
तो लोग कहां विश्वास रखेंगे आप पे? जी। अशोक भाई, एक छोटी सी मैं इसलिए आपसे पूछ लूं क्योंकि ये उससे रिलेटेड है, फिर और बहुत दो चार इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही संक्षेप में, ये जो नितिन नवीन है, ये 20 जनवरी को भाजपा के पूर्वकालिक अध्यक्ष हो जाएंगे, ऐसी खबर है कि नड्डा जी के बाद। क्या मैं इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो आरएसएस और मोदी जी के बीच भागवत और मोदी जी का टेंशन और संजय जोशी आएंगे, फलाना आएंगे, ढिमाका आएंगे, ये केवल दिखावा था या नहीं, बिल्कुल ठंडे पड़ गए भागवत जी और मोदी जी बिल्कुल खुलेआम अब रूल कर रहे हैं? नहीं, इसमें मोदी जी साइड पे है। मोदी जी की स्थिति वही है जो जेपी नड्डा की है वर्तमान में। जो कुछ भी सत्ता और संगठन चला रहा है वो अमित शाह है, ये बात मान लीजिए आप। ठीक है। बहुत दिनों से संघ अपने उम्मीदवार का हिंट दे चुके थे और इतनी देरी कर दी इन्होंने, इतनी देरी कर दी, और वो ट्राई कर रहे थे, इनडायरेक्टली टेस्ट कर रहे थे पेशेंस को। और अमित शाह की तरफ से जो मुझे अंदरूनी खबर जो जो सूत्र बताते हैं कि अमित शाह जी ने बहुत पहले बोला था नरेंद्र मोदी जी को कि मुझे लगता है हमें अपने लोग तुरंत डिक्लेयर कर देने चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। और जैसा बिहार का चुनाव खत्म हुआ, उन्होंने ऐसे आदमी को चुनाव अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने देखा कि रिएक्शन क्या है, संघ को साफ सूंघ गया। अब जब हम कहा करते थे कि संघ जो है वो पैतृक पैतृक संस्थान है बीजेपी का, अब संघ वर्तमान में 2026 में बीजेपी की एक इकाई हो चुका है। अगला सरसंघ चालक कौन होगा, ये अब संघ नहीं तय करेगा, ये अमित शाह तय करेंगे, ये भी मैं बता रहा हूं आपको। जी जी जी। संघ पूर्ण रूप से एक्सपोज हो गया। संघ ने जिन लोगों के साथ देने की बात की थी उनका साथ नहीं दिया। संघ का जो साथ दे रहे थे वो अब अपना अंतिम समय कब आएगा इसका इंतजार कर रहे हैं कि राजनीतिक अंत कब होगा उनका। और 2029 के चुनाव के बाद जो भी जी। प्रधानमंत्री होंगे उनका स्वागत करने के लिए सरसंघ चालक नागपुर से बड़ा हार लेके जाएंगे और एक संतरे की पेटी। यह बात भी तय है। ठीक। अच्छा अशोक भाई, अब जरा पश्चिम बंगाल की बात कर लें। पश्चिम बंगाल में बहुत से लोगों को ममता बनर्जी जी की पॉलिटिक्स या उससे इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे हैं। और मैं कल किसी से बात कर रहा था कि अगर कबड्डी आपने खेली हो, मैंने तो खेली है भाई, कबड्डी कबड्डी में दूसरे पाले में जाके आदमी खेलता है, अपने पाले में नहीं। ये उनके अब ये बीजेपी के ये सरकार के पाले में घुस गई हैं और वहां ईडी को ईडी 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 कर रही हैं। और ईडी सुप्रीम कोर्ट भागा जा रहा है कि हमें बताइए हमें बताइए। ईडी लग रहा है कि ईडी के ऊपर मालूम नहीं क्या, मैं जो जितना एग्रेसिव हो गई है ममता बनर्जी, इनको क्या मतलब बीजेपी के लिए देखिए, ये वार्निंग है या कोई विरोधी इनको उम्मीद है? विरोधी पार्टियों में आनंद जी सिर्फ बीजेपी को सही पहचान पाई ममता बनर्जी, ये बात मानिए आप। ये नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था कि वो अपनी बिसात बिछाते थे और विपक्ष को उस पे खेलने के लिए बुलाते थे। मजबूर करते थे। जी ठीक है, आप जी उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं आपको कि जब वो गुजरात के चुनाव आखिरी बार लड़ रहे थे मुख्यमंत्री पद के लिए, जी तब वो गुजरात पे बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले सोनिया गांधी के इलाज पे बात करी। पूरी कांग्रेस उसी का जवाब देने में लग गई। वो इशू खत्म नहीं होता तो उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला इशू छोड़ दिया, छेड़ दिया। उसके बाद पूरा कांग्रेस उसमें लग गई। उसके बाद आखिरी सप्ताह में उन्होंने एक रैली में कागज निकाल के कहा कि ये सर क्रीक पाकिस्तान को देने का पत्र है मेरे हाथ में। लेकिन मोदी जी जब तक अपने जान में आखिरी कतरा है तब तक ये सर क्रीक गुजरात का जाने नहीं देगा पाकिस्तान में। पूरी कांग्रेस उसमें डिपेंड करने लग गई कि हमने ऐसा नहीं कहा, हमने ऐसा नहीं कहा। लेकिन किसी ने भी बोला कि ठीक है, सोनिया गांधी का इलाज का खर्चा बाद में देखेंगे, पहले गुजरात के गोचर की जमीन की बात कर, गुजरात में किसानों की जो आत्महत्या है उस पर बात कर, गुजरात में ड्रॉप आउट रेट पे बात कर।
गुजरात में जो उद्योगपतियों का नंगा नाच चल रहा है उस पर बात कर, ये किसी ने नहीं कहा। मोदी जी हमेशा अपने पाले में, लेकिन ममता बनर्जी ऐसी है कि कितनी भी बिछा बिछा दो, वो आके अपना गेम खुद सेट करती है और इनको मजबूर करती है। अब ये ममता के ट्रैप में अटके हैं। चुनाव आयोग को शायद पहली बार बंगाल ऐसा एक राज्य मिला जहां चुनाव आयोग बाप बाप कर रहा है। पहले दिन से पूरी एसआईआर उखाड़ के रख दी। कल उन्होंने बाकायदा एक गाड़ी में हजारों की तादाद में फॉर्म पकड़े, फॉर्म 7 जो डिलीशन के लिए है। उन्होंने कहा कि एक माइक्रो ऑब्जर्वर नाम की बात कैसी हो गई, और वो आगे जाके उन्होंने आरोप लगाया कि मिलिट्री हेडक्वार्टर जो जो वहां पे जो कमांड ऑफिस है आर्मी का, ईस्टर्न कमांड, वहां पे एक बड़ा अधिकारी एसआरए का काम कर रहा है, यह आरोप भी लगाया। बीजेपी पेशो पेश में है वहां पर। वो बंगाली अस्मिता की बात करती है, वो इनको आउटसाइडर बताती है। आज तो दुर्योधन और दुशासन और शकुनी तक की बात हो गई। कई जी चीजें जी हैं जो पकड़ी गई है। उनने कहा कि किसी महिला का शादी के बाद नाम बदलता है तो आपने उसकी मतदान यादी से नाम निकाल दिया। ये कौन सा कानून है भाई? पूरे एसआईआर प्रक्रिया को जितना उधेड़ के रख दिया है ममता ने, किसी ने नहीं। इसलिए ममता जैसा एग्रेशन ही बीजेपी को अच्छा। दूसरी बात क्या है, बीजेपी हमेशा चुनाव आयोग को लेकर खेलती है या डबल इंजन की सरकारें हैं, ताकि आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है अधिकारियों का वो मिलता है। ये बंगाल है जहां ममता की सरकार है, वहां वो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। और चुनाव आयोग का खेल बगैर अधिकारियों के सपोर्ट के बगैर नहीं हो पाता, ये भी उतना सच है। जी इसलिए कई चीजें जो है एक्सपोज हो रही है और ममता दिन ब दिन आक्रामक होती जा रही है। जी जी बंगाल के चुनाव इस बार फिर बीजेपी के लिए उतने ही भारी पड़ेंगे जितने पिछली बार पड़े जी थे। जी। मैं अशोक भाई, थोड़ा इस पे भी बात हम लोगों को करना आवश्यक है। एक तरफ तो ट्रम्प तो मालूम नहीं क्या कर रहे हैं भाई, वो तो अजीब ही सी स्थिति कर दी है। दूसरी तरफ बहुत सरप्राइजिंगली बीजेपी एज अ पार्टी, सरकार के लेवल पे होता तो समझ में आता, ने लाल कारपेट बिछा दी और चीन के बिल्कुल डेलीगेशन को बीजेपी कार्यालय में आके एमओयू साइन और फलाना साइन ढिमाका साइन ये सब शुरू हो गया। तो क्या अब धीरे धीरे लाल सलाम टाइप कुछ यहाँ पे भी आने की बात हो रही है? ये क्या हो रहा है? ये दोहरा चरित्र है बीजेपी का जो सामने आता है। ठीक है, कई दोहरे चरित्र है। एक तो चीन का लेकर बहुत चरित्र, जब राहुल गांधी चीनी एम्बेसडर को मिलने गए थे तो इन्होंने चीनी घोषित कर दिया था। चीन भारत का नंबर 1 का दुश्मन, लाल आंखों से देखेगा तो 4 फीट पीछे चला जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का चीन के प्रति प्रेम आज से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री है तब से उफान पे था। इन्हीं चीनी लोगों को उन्होंने झूला झुलाया। गलवान वैली में हमारे जो शहीद हुए, शायद उनकी विधवाओं का विलाप अभी भी समाप्त नहीं हुआ होगा। उनका परिवार आज भी स्ट्रगल कर रहा होगा जीने के लिए। लेकिन अब ये चीनी डेलीगेशन अब पार्टी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ बातचीत करता है। ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि कई बार ऐसा भी हुआ कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के अधिवेशन में विदेशी अलग अलग राजनीतिक दलों के भी लोग आते थे, ये भी जाते हैं। ये प्रोटोकॉल होता है, सर्वमान्य होता है। लेकिन तब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी और फिर तब कहती थी कि ये चीनी है, दुश्मन है, कैसे मिलने आए, क्या मिलने आए। आज वो सत्ता में है तो आज सवाल वही है जो सवाल आप कांग्रेस को पूछ रहे थे, आज वो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। हम जानते हैं कि ये सवाल गलत है। हम तब भी बोल रहे थे कि आपका सवाल गलत है, तो आपको लग रहा था कि आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं। आज वही सवाल है कि चीन जो भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में किसने युद्ध लड़ा? चीन ने युद्ध लड़ा, ऐसे हमारे सेनापति कहते हैं, सेना के सर्वोच्च अधिकारी कहते हैं कि चीन ने युद्ध लड़ा पाकिस्तान के खंडे पे। जिस चीन ने जी पाकिस्तान को खुल के समर्थन दिया, जो चीन पाकिस्तान को आज भी समर्थन देता है।
जो भारत की विवादित भूमि जो पाकिस्तान के पास नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान ने वो गिफ्ट कर दी चाइना को। उसको हम असंवैधानिक मानते हैं, गैर कानूनी मानते हैं हमारे सेनाध्यक्ष। एक तो हमारे सेनाध्यक्ष पे इसमें बोलने की जरूरत क्या थी? ये विदेश मंत्रालय का काम है आनंद जी, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर से। जी जी बिल्कुल। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में बहुत फर्क है। पाकिस्तानी सेना वहां राजनीति करती है, भारतीय सेना ने कभी राजनीति नहीं की। मैं एक क्लिप सुन रहा था फील्ड मार्शल मानेकशॉ की, करण थापर की इंटरव्यू की। उसमें करण थापर ने कहा उनको कि was the prime minister, the then prime minister Indira Gandhi worried that you would take over the army, would take over the country? तो मानेकशॉ ने कहा yes, I was having my tea, I got a call from the prime minister's office and said the honorable prime minister want to talk to you. I said yes ma'am. She said you need to come to me immediately. I told her that I'm having a tea, a very good tea, so I can't come immediately. She said I will give you better tea than that, please do come, it's urgent. So I straightway drove to the prime minister's residence. The madam prime minister was sitting holding her head on a table. When I went and sat in front of her, she said, she ordered for a tea. Looking straight into my eyes, she shot me a question. Sam, are you going to take over the country? I was shocked. I said, what? The way I said what, she said, oh, I was knowing that you cannot do that. Sam, and he said, General Manekshaw, Field Marshal Manekshaw said, don't underestimate the army and the power of army. By saying that, no, I know that you cannot take. Indira ji immediately rectified her statement saying, no, what I wanted to say that you would never do that. Yes, that's the right way to speak. You don't interfere into army, we will never interfere into governance. That is the statement. ये बताता है कि हमारे आर्मी का कैरेक्टर कितना स्ट्रांग था। वहां आर्मी के दरबार में नेता नाचते हैं, हमारे यहाँ आर्मी किसी के दरबार में जाती नहीं और आर्मी अपना दरबार भी नहीं लगाती। आर्मी देश सेवा के जज्बात के साथ सीमाओं पे डटी रहती है। लेकिन ये जो आजकल हमारे सीनियर अधिकारी सीधा ललकारते हैं पाकिस्तान को, ये काम नहीं है उनका। ये विदेश मंत्रालय का काम है। लेकिन विदेश मंत्रालय डिफंक्ट हो गया, क्या करें? विदेश मंत्रालय को मालूम ही नहीं कि देश में विश्व में क्या हो रहा है। अमेरिका का राजदूत आता है, वो कहता है कि इंडिया इज वेरी डियर टू अस एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ट्रम्प आर वेरी गुड फ्रेंड। और हमारे यहाँ पामेरियन सुबह से शाम तक भोंकना शुरू कर देते कि ओ अमेरिका औकात में आ गया, अमेरिका औकात में आ गया। दूसरे दिन सुबह उठते इसने 25% लगा दिया, ले 75%। जी जी जी, ये तो हमारी स्थिति हो गई है। तो चीन के साथ आप एक राष्ट्रीय दल है, एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पार्टी है भारत जैसे देश की जो सत्ता में है। तो अलग अलग सत्ता के राजनीतिक दल आएंगे, वो मिलेंगे, इसमें कोई बुरा नहीं। लेकिन वो सिर्फ आपसे मिलेंगे तो अच्छा है और विपक्ष से मिले तो बुरा है, ये तो बात कही है। करेक्ट। तो ये अपने ही पुराने जो कर्म है, यही उनके भूत बन के बार बार सामने आ रहे हैं बीजेपी के, इसलिए तकलीफ में है। जी जी, मैं अशोक भाई बस चलते चलते एक छोटा सा और प्रश्न है। मुझे कभी कभी मतलब दुख भी होता है, हंसी तो अब नहीं आती, अब दुख। ये मोदी जी जाके जब सोनभद्र में डमरू फमरू बजाने लगे थे, मतलब एक अच्छा खासा आदमी, उसने अब देखो क्या कर लिया है। वो देखिए, मैं कल भी कह रहा था, कल 2 बातें हुई। वो एक बार डमरू बजाते हुए दिखाई दिए, एक बजे पतंगबाजी करते हुए दिखाई दिए।
एक में तो हाँ त्रिशूल लिए, हाँ, एक में तो त्रिशूल लिए घूम रहे ये थे। इन्होंने जीवन भर क्या किया? ये सिर्फ डमरू ही बजाते रहे। 2014 से लेके आज तक देश डमरू ही तो सुन रहा है। इनका डमरू महंगाई का तांडव, बेरोजगारी का तांडव, गिरते हुए रुपए का तांडव, गिरते हुए कानून व्यवस्था का तांडव, लचर शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं का तांडव, संविधान के छितड़े उड़ाने का तांडव, संवैधानिक संस्थाओं पे कंट्रोल करने का तांडव, यही तो हो रहा है इनके डमरू पे। और रही पतंगबाजी, उसको अंग्रेजी में एक मुहावरा है, काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग मतलब जबरदस्ती झूठे वादे मत करो यार। तो 2014 से लेके आज तक वो पतंग ही उड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी पतंग इस देश के भविष्य की डोर काट रही है, इस देश की आकांक्षाओं की, इस देश की विश्वास की, इस देश की गंगा जमुना जो तहजीब है उसकी, समाज में जो सामंजस्य था उसका, इन सब की डोर काट रहा है इनकी पतंगबाजी। करेक्ट। और यही काइट फ्लाइंग अभी तब तक करते रहेंगे जब तक ये सत्ता में है। ये आदमी काम छोड़ के अपना सब कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि उनके पता है कि ये देश इसी बात पे ताली बजाता है, थाली बजाता है, काम की किसी को अपेक्षा नहीं है। अब इसी में लोगों को आनंद आ रहा है, तो खुल के आनंद दे रहे हैं लोगों को। ठीक है अशोक भाई, थैंक्स सो मच। और मेरे ख्याल में जब अगला हम लोग कर रहे होंगे तो उस समय तक खास करके, क्योंकि मैं भी काफी कीन हूं महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट को लेके, क्योंकि बहुत सी चीजें या तो और उलझेगी और थोड़ा सुलझ जाएंगी, उससे बहुत सी चीजें तय होंगी। थैंक्स सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।